बीकॉम थर्ड ईयर की इस क्लास में और इस वीडियो लेक्चर में हम कारपोरेट अकाउंटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। और कारपोरेट अकाउंटिंग जो है यह मुख्यतः कंपनी में जो होने वाले लेखे हैं या जिन लेखों के आधार पर कंपनी में लेखांकन किया जाता है उसे ही हम कारपोरेट अकाउंटिंग कहते हैं या जिसको हम निगमीय लेखांकन कहते हैं। द अकाउंटिंग विच इज अप्लाइड इन कंपनी इज नोन एज कारपोरेट अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंटिंग। कारपोरेट अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज कंपनी अकाउंटिंग। तो कारपोरेट अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंटिंग के प्रारंभ में हम शेयर्स मतलब अंश और अंश पूंजी के प्रकार का हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसा कि शेयर ऐसा शब्द है, इसको कंपनियों से ही जोड़कर देखा जाता है या कंपनी के क्षेत्र में शेयर शब्द का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है और इसके अंतर्गत कंपनी शेयर को इशू करती है, शेयर का निर्गमन करती है। निर्गमन करने का मतलब होता है शेयर को बेचना और शेयर बेचने के द्वारा कंपनी जो है फंड कलेक्ट करती है। और चूंकि यहाँ पर जब कोई कंपनी बनती है या कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है या कंपनी का जब निर्माण होता है या कंपनी का जब प्रमोशन होता है तो प्रमोशन होने के उपरांत जो है उस कंपनी को अपना व्यवसाय स्टार्ट करना पड़ता है और व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए पूंजी या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और उस पूंजी या कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी के पास देयर आर मेनली टू ऑप्शन, वन इज शेयर एंड अनदर इज डिवेंचर। तो शेयर जिसको हम अंश कहते हैं और दूसरा ऑप्शन मैंने बताया डिवेंचर जिसको ऋण पत्र कहा जाता है। तो शेयर और डिवेंचर के द्वारा कंपनी अपनी पूंजी का कलेक्शन करती है और उसी पूंजी के आधार पर उसका पूरा ऑपरेशन होता है, क्योंकि बिना पूंजी के कोई कंपनी रन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये शेयर क्या है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये शेयर क्या है? देखिए, शेयर का मतलब होता है अंश और अंश को हम और सरल शब्दों में अगर व्यक्त करें तो हम कह सकते हैं अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग। मतलब अगर हम कंपनी एक्ट 2013 की बात करें तो शेयर के अंतर्गत शेयर तो आता ही है, प्लस शेयर में स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। तो शेयर है क्या? अगर इसको सरल शब्दों में व्यक्त किया जाए तो कंपनी की जो कुल पूंजी होती है वह अनेक छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त होती है, विभाजित होती है और प्रत्येक उसके हिस्से को अंश कहा जाता है। एक बार मैं इस बात को पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि कंपनी की जो कुल पूंजी होती है वह अनेक छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त होती है जिसे अंश कहा जाता है। और जैसे मान लीजिए कि अगर कंपनी की पूंजी 1 लाख रुपए है तो इस 1 लाख रुपए को हमें विभाजित करना होगा। सपोज कर लीजिए कंपनी की पूंजी 1 लाख है और इसे विभाजित करना है अंशों में। अंशों का स्वरूप इसको देना है, क्योंकि जो शेयर होता है उसका एक सर्टेन प्राइस होता है या शेयर की एक फेस वैल्यू होती है या एक नॉमिनल वैल्यू होती है। तो सपोज करिए कि
एक शेयर का मूल्य जो है अगर 100 रुपीज रखा गया, तो यहाँ पर अगर हमको नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर सीधा तरीका होगा कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल है, जैसे यहाँ पर 1 लाख हमने बताया है और एक शेयर का मूल्य हमने तय किया है 100 रुपये है। अगर 1 लाख रुपए की कुल पूंजी को अगर 100 से विभक्त कर दिया जाए, तो जो आएगा वो नंबर ऑफ शेयर होगा। यहाँ पर डिवाइड करने पर, विभाजित करने के पश्चात यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे ये हमको 1000 मिलेंगे। 1000 से मतलब उस कंपनी के पास 1000 शेयर है या 1000 अंश है और एक अंश की कीमत कितनी है? 100 रुपये। तो ये तो होता है अंश या शेयर। अब अगर हम कंपनी अधिनियम 2013 की बात करें, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि शेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। वन इज इक्विटी शेयर एंड अनदर इज प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर मीन्स समता अंश, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हिंदी में इक्विटी शेयर को बोलते हैं समता अंश, और सेकंड होता है प्रेफरेंस शेयर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्वाधिकार अंश या अधिमानी अंश। तो यहाँ पर 2 प्रकार के शेयर होते हैं। अब अगर हमको ये समझना है कि समता अंश क्या है, या हमको ये समझना है कि पूर्वाधिकार अंश क्या है, तो इसके लिए हमें फिर कंपनी अधिनियम के पास चलना पड़ेगा। कंपनी अधिनियम जो कि 2013 है, उसमें समता अंशों की परिभाषा दी गई है, और समता अंशों की जो परिभाषा है सेक्शन 43 इसमान ए, मतलब सेक्शन 43 सब सेक्शन ए में इक्विटी शेयर को डिफाइन किया गया है। और ये जो आपका प्रेफरेंस शेयर है, इसको सेक्शन 43 बी में, मतलब सेक्शन 43 एंड सब सेक्शन बी में इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन जब हम चाहे सेक्शन 43 बी हो या 43 ए हो, जब इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ लाइनें लिखी हुई, जैसे कि अगर 43 ए को पढ़ें तो यहाँ पर समता अंशों की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि समता अंश वह है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं। केवल इतना ही लिखा हुआ है कि समता अंश वह है जो कि पूर्वाधिकार अंश नहीं है। और जब हम 43 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि पूर्वाधिकार अंश वह है जो समता अंश नहीं है। मतलब एक के पास जाते हैं तो दूसरा कहता है उनके पास जाओ, उनके पास जाते हैं तो कहता है दूसरे के पास जाओ। मतलब अगर हम 43 ए पढ़ लें, बी पढ़ लें, तब भी बातें क्लियर नहीं होती। तो इसके लिए हमको सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशों को, प्रेफरेंस शेयर को डिफाइन करना होगा। अब यहाँ पर ये बताया गया कि पूर्वाधिकार अंश क्या है या इसकी पहचान क्या होती है। देखिए, पूर्वाधिकार का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को पहले से कोई अधिकार दे दिया जाए, और ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि पूर्वाधिकार अंशों को अधिमान अंश भी कहते हैं। अधिमान का मतलब होता है वरीयता, मतलब किसी व्यक्ति को कोई वरीयता दे दी जाए या एक तरह से उसको कोई प्रायोरिटी या प्राथमिकता दे दी जाए, तो वो चीज हो जाता है प्रेफरेंस। तो कुल मिलाकर के जो प्रेफरेंस शेयर है, उनके धारकों को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 तरह के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ पर पहला जो अधिकार मिलता है वो ये बताया गया है कंपनी लॉ में या कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बताया गया है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहला अधिकार प्राप्त होता है कि जब कंपनी में लाभ होगा तो लाभ की अवस्था में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी लाभ होगा उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी हिस्सा निर्धारित है वो हिस्सा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। मतलब क्योंकि जो लोग कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो बदले में कंपनी उनको डिविडेंड या लाभांश देती है। तो अगर कंपनी में लाभ हुआ तो सबसे पहले जो डिविडेंड है या लाभांश है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। और दूसरी बात ये बताई गई कि अगर कंपनी बंद होने की पोजीशन में है या कंपनी बंद होने जा रही है
या कंपनी का समापन होने जा रहा है, तो समापन होने की अवस्था में क्या होगा कि क्योंकि जब कंपनी को बंद किया जाता है तो कंपनी के मालिकों को उनकी पूंजी वापस करनी पड़ती है। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, जब कंपनी बंद की जाएगी तो इनको पहले से यह अधिकार दिया गया है कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी पूंजी वापस मिलेगी। तो ऐसे अंशधारी या ऐसे शेयर पर जिनको दो तरह के अधिकार मिले होते हैं कि लाभांश प्राप्त करने का पहला अधिकार, सर्वप्रथम अधिकार, और कंपनी बंद होने की दशा में पूंजी वापसी का अधिकार, तो हम ऐसे अंशों को पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। तो ये तो था प्रेफरेंस शेयर। अब हम बात करेंगे इक्विटी शेयर क्या है, जिसको डिफाइन किया गया है 43 सेक्शन बी में, सेक्शन 43 सबसेक्शन बी में इसको डिफाइन किया गया है। अब हमने पूर्वाधिकार अंशों को समझ लिया और हमने ये बताया था कि समता अंश वह है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। तो समता अंश के बारे में वही दो लाइन है कि कुल मिलाकर के लाभांश समता अंशों पर सबसे अंत में दिया जाता है। मतलब समता अंश वह होंगे जिन पर लाभांश का भुगतान सबसे अंत में किया जाएगा या सबसे बाद में किया जाएगा। और दूसरा प्रमुख बिंदु ये है कि कंपनी बंद होने की अवस्था में या कंपनी बंद होने जा रही है या कंपनी का विघटन हो रहा है, उस अवस्था में इनको पूंजी की वापसी जो है वह सबसे अंत में की जाएगी। मतलब लाभांश पाने का और पूंजी वापसी का अगर अधिकार सबसे अंत में दिया गया है तो वह समतांश होंगे। अगर यही चीज लाभांश पाने का पहला अधिकार और पूंजी वापसी का पहला अधिकार अगर है तो वह पूर्वाधिकार अंश होंगे। यही समता अंशों की और पूर्वाधिकार अंशों की पहचान है। अब ये टॉपिक जो है आपका क्लियर हुआ कि शेयर क्या है और शेयर कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है, या हम कह सकते हैं अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है, या हम कह सकते हैं अंश पूंजी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ लिखा गया है नंबर 1 ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसको हिंदी में हम कहेंगे अधिकृत पूंजी या प्राधिकृत पूंजी। दूसरा लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर इशूड शेयर कैपिटल, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्गमित पूंजी। और थर्ड नंबर पर यहाँ पर दर्शाया गया है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल मतलब प्रार्थिक अंश पूंजी। इसके बाद फोर्थ नंबर पर लिखा हुआ है टाइलर कैपिटल और फिफ्थ नंबर पर लिखा हुआ है ट्रेडर कैपिटल और लास्ट में सिक्स्थ नंबर पर लिखा हुआ है ट्रेडर कैपिटल। तो अब जितनी तरह की अंश पूंजी होती है, क्योंकि कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है और उस बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में कंपनी की जो इक्विटी है और लायबिलिटी है वो दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट के दूसरे पार्ट में कंपनी की जो असेट्स या संपत्तियां होती हैं वो दर्शाई जाती है। तो ये जितने भी तरह की शेयर कैपिटल है, फर्स्ट से लेकर और फिफ्थ या सिक्स्थ, इनको बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है और बैलेंस शीट में इनको दिखाया जाता है। और क्योंकि ये लायबिलिटी में आता है और जितने भी तरह की शेयर कैपिटल होगी इसे हमें समझना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल की। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है अधिकृत पूंजी हिंदी में, या इसका दूसरा भी नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, हिंदी में पंजीकृत पूंजी कहेंगे, या इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। तो जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है या कंपनी का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय
दो डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं इन रेफरेंस टू कंपनी, जो कि बाद में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सेंड किया जाता है या उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो वहां पर दो डॉक्यूमेंट बनते हैं, एक का नाम होता है पार्षद सीमा नियम, दूसरे का नाम होता है पार्षद अंतर नियम। तो जो पार्षद अंतर नियम है, जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसमें कुछ क्लाज बताए गए हैं। तो वहां पर 6-7 क्लाज होते हैं। तो उसमें एक क्लाज का नाम आता है कैपिटल क्लाज। मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वहां पर एक क्लाज आता है, एक क्लाज आता है कैपिटल। तो उस कैपिटल क्लाज में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को दिखाया जाता है। कंपनी बनाने के दौरान या बनाते समय जब उसका पंजीकरण कराया जाता है, तो उस समय ये डिक्लेरेशन करनी पड़ती है या बताना पड़ता है कि जिस कंपनी का निर्माण किया जा रहा है उसकी मैक्सिमम कैपिटल क्या होगी। तो उस क्लाज में, उस कैपिटल क्लाज में उस समय कंपनी बनाने के दौरान जो भी पूंजी निर्धारित कर दी जाती है वही कंपनी की अधिकृत पूंजी हो जाती है। और क्योंकि जो कंपनी की अधिकृत पूंजी होगी उससे ज़्यादा पूंजी से कंपनी अपना व्यवसाय नहीं कर सकती है, क्योंकि उतनी ही पूंजी के लिए वह अधिकृत हो चुकी है। या इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि उसी कैपिटल से ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है या पंजीकरण किया जाता है। तो इसलिए उसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। और ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। और बैलेंस शीट में सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल को ही शो किया जाता है। जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो कैपिटल दिखाई जाती है वह ऑथराइज्ड कैपिटल ही होती है। और यह कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल जो कि अंशों में विभाजित होती है। दूसरा है इशूड कैपिटल, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्गमित पूंजी। जो निर्गमित पूंजी है वह अधिकृत पूंजी का ही एक हिस्सा होता है। मतलब अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के बीच निर्गमित कर दिया जाता है। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के बीच निर्गमित किया जाता है शेयर के बिक्री के उद्देश्य से, वह निर्गमित पूंजी हो जाती है। अब हो सकता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि अगर कंपनी के पास जितनी भी ऑथराइज्ड कैपिटल थी, अगर पूरी कैपिटल को इशू कर दिया गया तो ऑथराइज्ड कैपिटल बिकम्स इशूड कैपिटल या इशूड कैपिटल बिकम्स ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब दोनों अमाउंट बराबर हो जाएंगे। इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल का नंबर आता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है प्राप्तिक पूंजी। निर्गमित पूंजी का वह हिस्सा, निर्गमित पूंजी का वह हिस्सा जो जनता के द्वारा क्रय करने के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। निर्गमित पूंजी का वह हिस्सा जो जनता के द्वारा खरीदने के लिए स्वीकृत कर लिया जाता है या प्रार्थित कर लिया जाता है, उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। और इसे थर्ड नंबर पर शो किया जाता है। इसके बाद फिर नंबर आता है कॉल्ड अप कैपिटल, जिसको हम कहते हैं मांगी गई पूंजी। यह भी प्रार्थित पूंजी का ही हिस्सा होता है। मतलब प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के द्वारा विभिन्न यातनाओं पर मांगा जाता है, उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं या मांगी गई पूंजी हम कहते हैं। इसके बाद पेड अप कैपिटल है, जिसको कहा जाता है चुकता पूंजी। चुकता पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल का ही एक भाग होता है। मतलब मांगी गई पूंजी का वह हिस्सा, मांगी गई पूंजी का वह हिस्सा जो शेयर होल्डर के द्वारा पेड कर दिया जाए, भुगतान कर दिया जाए, वो कैपिटल पेड अप कैपिटल बन जाएगा। जैसे कि सपोज करिए, अगर शेयर का मूल्य 100 रुपये है और कंपनी ने अगर पूरा 100 रुपये मांग लिया, तो ये कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? 100 रुपये होगी। और अगर मान लीजिए 100 रुपये से
एंटीसिपेटेड कैपिटल 80 हो जाएगा। और लास्ट में है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है संचित पूंजी। संचित पूंजी वह पूंजी है जो केवल और केवल कंपनी के विघटन या कंपनी के समापन की दशा में ही अंशधारियों से मांगा जाता है, उसको हम संचित पूंजी कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और इसके अंतर्गत जो और भी कंटेंट हैं उनको अगले वीडियो लेक्चर में के माध्यम से आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।